वंदे मातरम दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS थिंक एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह एक नया टॉपिक। क्लास 10वीं का भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में दो टॉपिक पे हम लोगों को चर्चा करनी है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है प्रकाश को कि प्रकाश क्या है, दूसरा परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कि प्रकाश क्या है, लाइट किसे कहते हैं, लाइट है क्या। तो हम लोग लाइट को कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का स्वरूप है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे कोई वस्तु आसानी से हमें दिखाई देती है। एक चीज जान लीजिए कि प्रकाश के अभाव में हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। तो हम देखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। जब प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाशिक स्रोत क्या है, लाइट सोर्सेस क्या है, जहां से हमको प्रकाश मिलता है। तो लाइट सोर्सेस, प्रकाश स्रोत दो तरीके के होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त को ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं और अदीप्त को नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं। अब देखिए कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो वह प्रकाशिक स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, या वह स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसको हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जिसे चाहे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल इसका, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका सूर्य है, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन, एटसोनिक टॉर्च, ये सब जितने भी चीज होंगे सारे आपके दीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगे। और उसके बाद से दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि वह स्रोत जहां, या वह स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, उसे हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया है, चंद्रमा, पृथ्वी, उसके बाद से कुर्सी, ईंट, पत्थर, एट्स ऑन इट, ये जितनी भी चीज हैं ये सारे चीज आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं, जो दूसरे किसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब हम लोग देख लिए कि प्रकाशिक स्रोत दो तरीके के होते हैं, दीप्त और अदीप्त। तो अब हम लोग चलेंगे कि प्रकाश के गुण क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि प्रकाश क्या है, प्रकाशिक स्रोत क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के गुण क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि प्रकाश का सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा जो एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी उसकी है, वह यह है कि प्रकाश सदैव सीधे मार्ग पर गमन करता है। तो बच्चों, प्रकाश सदैव सीधे मार्ग पर गमन करता है। अगर इसको हम देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं इसको, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है और धूप हो रही है। जब हम कमरे में होते हैं या पेड़ के छाए के नीचे होते हैं या छतरी तानते हैं तो हमें धूप नहीं लगता। अगर प्रकाश टेढ़े मेढ़े मार्गों पे चलता तो वह छतरी के नीचे, पेड़ के नीचे या वेंटिलेटर खिड़कियों के माध्यम से होकर के घरों में प्रवेश कर जाता और हमें धूप ही धूप मिलता। अतः स्पष्ट होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश के को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। और भिन्न भिन्न माध्यमों में, चाहे वह सघन माध्यम हो चाहे वह विरल माध्यम हो, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
अगला है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और अगला है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कुछ किताब में यह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 नहीं, बल्कि इसी को कुछ किताबों में 4000 से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच देता है। और आप जानते हो कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश का मतलब क्या होता है, सेंसेस का क्या होता है। तो दृश्य प्रकाश को अगर हम समझना चाहें तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, क्योंकि उसमें 7 रंगें होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं VIBGYOR, विग्योर। V मतलब होता है वायलेट, I माने इंडिको, B माने ब्लू, G माने ग्रीन, Y माने येलो, O माने ऑरेंज और R माने रेड। इसका 3900 एंगस्ट्रॉम और इसका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। इसके बारे में विधिवत हम लोग प्रिज्म वाले लेसन में पढ़ेंगे। तो ये इन सातों को ही हम कहते हैं दृश्य प्रकाश, यानी कि यही हम देख सकते हैं, हमारी आंख इन्हीं को देख सकती है, अदरवाइज अन्य प्रकाश के अन्य जो लाइट रेज होती हैं उनको नहीं देख सकती। तो ये इनको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकाश, प्रकाशिक स्रोत, प्रकाश के गुण। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम यानी कि वह माध्यम जिनसे प्रकाश किरणें गमन करती हैं चाहे जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी। पारभासी, ध्यान देंगे पारदर्शी किसे कहेंगे, तो वह माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल सकता है चाहे निकल जाता है, उसको हम कहते हैं पारदर्शी। यानी कि वह माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसको कहते हैं पारदर्शी। और यह पारदर्शी में जैसे हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं, वायु को, निर्वात को, कांच को, स्वच्छ जल को आदि। अपारदर्शी किसे कहेंगे, तो वह माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं गुजरता है उसको कहते हैं अपारदर्शी। जैसे अपारदर्शी में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, उसके बाद से लोहा यानी कि धातु हो गई, चलिए लोहा ही लिख रहे हैं, आयरन, लोहा, एड्सोनिक, बहुत सारे जिनसे प्रकाश किरण आर पार न गुजरे। उसके बाद से पारभासी। पारभासी किसे कहते हैं, तो वह माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग माने थोड़ा सा आंशिक भाग ही आर पार गुजर पाता है उसको कहते हैं पारभासी। और यह पारभासी एग्जाम्पल इसका हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज। किसी कागज के पन्ने पर अगर तेल गिर जाता है उससे देखेंगे तो कुछ यानी कि प्रकाश की किरणें कुछ आर पार दिखाई देगी। ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक साइड से देखेंगे दूसरे साइड की वस्तुएं कुछ हल्का फुल्का दिखाई देती हैं। तो ये तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, और लिख सकते हैं गंदा जल। तो अभी इतना इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हम लोगों ने देख लिया प्रकाश, प्रकाशिक स्रोत, प्रकाश के गुण, उसके बाद से प्रकाशिक माध्यम, अब जाकर के प्रकाश कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि परावर्तन क्या है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक समांग माध्यम से होकर
किसी दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश संबंधी यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक समांग माध्यम से होकर किसी दूसरे समांग माध्यम या चिकने तल से, दूसरे समांग माध्यम या चिकने तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में अगर हम एक तल मान लें कि यह कोई एक तल है, अगर इसके एक भाग को हम पॉलिश कर दें तो यह चिकना तल बल्कि एक प्लेन मिरर हो गया, समतल दर्पण हो गया। जब यह समतल दर्पण हो गया तो अब देखिए ऊपर का एक प्रकार का माध्यम है और यह बना हुआ दर्पण एक अलग प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है। तो अब ऊपर का एक प्रकार का माध्यम है, तो यदि आने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे प्रकाश की किरण आई, एरो दिखाएंगे, एरो ध्यान से देखना है क्योंकि एरो ही इंडिकेट करेगा कि प्रकाश आ रही है कि जा रही है। तो एरो हम ऐसे दर्शाएं अर्थात प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को नाम देते हैं हम लोग आपतित किरण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो आपतित किरण, और यहाँ पर जब आई तो आने के बाद चूंकि यह चिकना तल है तो टकरा करके और यहाँ वापस लौटेगी, ऐसे लौट गई, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। अब देखिए इस पॉइंट पर एक हम अभिलंब खींच लेते हैं 90 डिग्री पे, इसका नाम है अभिलंब और इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। अब ध्यान देंगे यदि आपतित प्रकाश की किरण आई है यहाँ टकरा करके और वापस लौट गई है, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। अब ध्यान ये देना है कि आने वाली किरण, ये आने वाली किरण है और ये अभिलंब है, तो आने वाली किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो ये कोण बनता है, इसी कोण का नाम है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल ऐसे कह सकते हैं, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको आर से दर्शाते हैं परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि परावर्तन के, ये तो प्रकाश का परावर्तन हो गया, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, तो विद्यार्थियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है, तो इसके रिफ्लेक्शन के नियम जो है दो हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है, ये तो पहला नियम हो गया, और दूसरा नियम है आपतन कोण, यानी कि यह जितने एंगल पे प्रकाश की किरण आएगी, यानी कि आने वाली प्रकाश की किरण किसी तल पर जितने एंगल पर आएगी वहां से टकरा करके उसी एंगल पर वो चली जाएगी। तो आपतित किरण जो है, आपतित किरण द्वारा जो कोण बनता है
परावर्तित किरण द्वारा बने हुए कोण के बराबर होते हैं, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कोण आई बराबर कोण आर, ये नियम है इसका। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो एक आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, चाहे किसे कहते हैं, उसके नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपसे क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन और उसके ये नियम, इतना हम लोगों को तैयार रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10वीं के परीक्षा के दृष्टि से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो प्रकाश हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है, उसका नाम है दर्पण। उसका क्या नाम है? दर्पण, मिरर। यानी कि अब हम लोग शुरू करेंगे दर्पण को, कि दर्पण क्या है, कि दर्पण क्या है। हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को देख लिया। अब हम लोगों को देखना है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण की परिभाषा है, दर्पण माने मिरर। मिरर क्या है? तो मिरर बनाने के लिए, दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो कांच की किसी एक प्लेट पर, चाहे कांच का कोई टुकड़ा ले लेते हैं, तो जब कांच के किसी एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे का लेप लगा करके उसके ऊपर लाल फास्फोरस या ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है, तो वही युक्ति दर्पण कहलाती है, क्योंकि उसका दूसरा भाग अपने ऊपर आप संपूर्ण प्रकाश किरण का परावर्तन कर देता है। तो उसे हम कहते हैं दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? जब कांच के किसी एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे का लेप लगाकर उसके ऊपर लाल ऑक्साइड अथवा फास्फोरस की पॉलिश कर दी जाती है, तो वही युक्ति दर्पण कहलाती है। अब ध्यान देंगे, ये दर्पण दो तरीके के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जब कांच की किसी समतल प्लेट पर पॉलिश की जाती है, जब कांच के किसी समतल प्लेट पर पॉलिश इस प्रकार की जाती है कि उस पर आपतित प्रकाश किरण का परावर्तन उसके दूसरे पृष्ठ से होता है, तो उसे कहते हैं समतल दर्पण। जैसे हम लोग पीछे देखे थे प्रकाश के परावर्तन में, यानी कि ऐसा कोई हम लोग फिगर बना लें, कोई ऐसा हम लोग देखें, तो ये आपका समतल दर्पण होगा। या ऐसे, यानी कि किसी एक भाग पे पॉलिश है इधर वाले पर, तो प्रकाश किरण का परावर्तन इसके इधर वाले भाग से होगा। प्रकाश की किरण आएगी ऐसे और ये ऐसे चली जाएगी, तो ये आपका हो गया समतल दर्पण। अब उसके बाद से गोलीय दर्पण क्या होता है? तो जब कांच के किसी खोखले गोले को काट कर उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार की जाती है कि उस पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण का परावर्तन उसके दूसरे पृष्ठ से होता है, तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। यानी कि यह कोई कांच का गोला हो गया, खोखला गोला, और इस कांच के खोखले गोले से कोई भी एक भाग, छोटा सा भाग काट दें ऐसे, और काट करके या तो बाहर पॉलिश करें या अंदर वाले भाग को पॉलिश करें। बाहर वाले भाग को पॉलिश करें या अंदर वाले भाग को पॉलिश करें। तो इस तरीके से यह बना हुआ दर्पण जो है आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। और यह गोलीय दर्पण चूंकि हम लोग देखेंगे
कि बाहर वाला भाग जो होता है, बाहर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ और अंदर वाले को कहते हैं अवतल पृष्ठ, या बाहर वाले को कहते हैं उभरा हुआ भाग और अंदर वाले भाग को, ये जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाले भाग को हम कहते हैं दबा हुआ भाग। अब ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण भी दो तरीके का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है कैनकैन और दूसरा होता है कन्वेक्स। यानी कि एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा होता है अवतल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो अगर इससे अगर हम काट लेते हैं इतने भाग को और काट करके यदि हम इसी को ऐसे, तो बाहर वाले भाग कौन कहते हैं? उत्तल और अंदर वाले को कहते हैं अवतल। तो यदि कांच के किसी गोलीय पृष्ठ के अवतल भाग पर पालिश की जाए, अंदर वाले भाग पर, तो आपतित प्रकाश किरण का परावर्तन उसके बाहरी भाग से परावर्तन होता है, तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जब कांच के किसी कांच के खोखले गोलीय भाग का यदि हम दबे हुए भाग को पालिश कर दें या अवतल पृष्ठ पर पालिश इस प्रकार कर दें कि उस पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण का परावर्तन उसके उत्तल भाग से हो या उसके उभरे हुए भाग से हो, तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा समझ में आई। यानी कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जब कांच के किसी गोलीय पृष्ठ के अवतल पृष्ठ पर पालिश इस प्रकार की जाती है कि उस पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण का परावर्तन उसके दूसरे पृष्ठ से होता है, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? उत्तल दर्पण। अब अगला है अवतल दर्पण। कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण में हम देखेंगे कि यदि इसी भाग में से और थोड़ा सा हम काट करके लें ऐसे, यानी कि काट लें, तो बाहर वाला उत्तल, अंदर वाला अवतल। यदि यही पालिश हम बाहर वाले भाग पे कर दें, बाहर वाले भाग पे, तो जब बाहर वाले भाग पे कर देंगे तो प्रकाश किरण का परावर्तन इसके अंदर वाले भाग से होगा, तो इसी को नाम देंगे अवतल दर्पण और इसका नाम क्या था? उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अब हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को समझ लिए। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, और उस नियम से पहले हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं, और उसके बाद से गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे कि अब क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग देख रहे थे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश किरण, कई जगह नाम आया है कि प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, लाइट रेज क्या है? तो जब प्रकाश, यानी कि जब प्रकाश किसी स्रोत से पारदर्शी माध्यम में होकर जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करता है, वह सरल रेखीय पथ ही प्रकाश का किरण कहलाता है। और वैसे प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा होता है समांतर। यानी कि अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जल्दी इसको देख लेते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज में जब प्रकाश की किरण किसी एक ही बिंदु पर आती हैं या मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि
हम मान लें कि यदि किसी आने वाली सभी प्रकाश की किरणें यदि किसी एक ही बिंदु पर जाकर के मिले तो इसी को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी एक ही बिंदु से जाती हैं या निर्गत होती हैं तो इसको हम कहते हैं अपसारी। ये अभिसारी है, ये अपसारी। एरो का निशान इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है और इस पॉइंट से ये एरो का निशान निकल रहा है, अर्थात इसको अपसारी, अपसारी बने फैलना, अभिसारी बने कहीं बिंदु पर केंद्रित होना। इसके बाद से समांतर, तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समानांतर हों तो प्रकाश किरणों के उसी समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और ये अभिसारी किरण पुंज। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश किरण पुंज और इसके प्रकार, जो ये तीन प्रकार के इसके प्रकार थे। अब हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो काफी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को समझने के लिए गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम और उसकी परिभाषाओं को जानना बहुत जरूरी है। तो यदि यह आपका वीडियो जो है अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग अब अगले दिन हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अगले दिन का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और उसके बाद से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो नेक्स्ट डे हम लोग पुनः मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।